ठीक है, ओके, थैंक यू। एक सेकंड बस वेट करेंगे। क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम्म। स्क्रीन पे कुछ लिखेंगे नहीं आप लोग, क्योंकि आप लोग जो लिख रहे हो उसका नाम आप लोग दिखता है। तो ट्राई करो, अवॉइड करो, स्क्रीन पे लिखना नहीं आप लोग को अभी। हम्म। तो बच्चों लोग, आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक सेकंड बस वेट करना बच्चों लोग, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल एरर है, मैं सॉल्व करता हूँ टेक्निकल एरर को, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा मैं अपने इनसे मैं ऑडियो वीडियो को म्यूट कर रहा हूँ। कुछ टेक्निकल इश्यूज है, मैं सॉल्व करके रिज्वाइन करता हूँ। बस आप लोग 1 मिनट वेट करेंगे बस। तो बच्चों लोग, चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आज के क्लास का टॉपिक रहेगा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या क्या चीज़ कवर करने वाले हैं, तो इसमें कवर करेंगे हम लोग आपका इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है उसको डिफाइन करेंगे हम लोग।
देन डिफाइन करेंगे हम लोग वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी या इसको बोलते हैं हम लोग स्मॉल एन, एन फैक्टर। ठीक है, तो वैलेंसी फैक्टर बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं उसको एन फैक्टर, इसको डिफाइन करने वाले हैं। ठीक, अब वैलेंसी फैक्टर एन फैक्टर का यूज करके हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट या फिर मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट का कैलकुलेशन हम लोग सीखेंगे, और हम लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को लिंक करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के साथ। तो हम लोग फिर देखेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का रिलेशन क्या है। ठीक है, रिलेशन एन प्लस एनालॉगी, मतलब मोल और इक्विवेलेंट को हम लिंक कैसे कर सकते हैं। रिलेशन विथ मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसी में हम लोग सीखेंगे टॉपिक नॉर्मलिटी, आप लोग सुने होंगे, तो हम लोग सीखेंगे नॉर्मलिटी क्या होता है। ठीक है, एंड नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी का रिलेशन क्या होता है, इसको भी हम लोग सीखेंगे इसके साथ साथ। साथ में हम लोग ये भी सीखेंगे, ठीक है, कि रेडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो एन फैक्टर का जो कैलकुलेशन होगा उसको रेडॉक्स रिएक्शन में, यानी जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है उसमें आप कैसे निकालोगे, ये भी सीखने वाले हैं हम लोग। ठीक, तो वैलेंसी फैक्टर एन फैक्टर का जो कैलकुलेशन होगा सिंपल केसेस में कैसा होता है, एसिड में, एसिड एंड बेस में क्या होगा, सॉल्ट में कैसे निकालते हैं। ठीक है, एंड रेडॉक्स, रेडॉक्स चेंजेस में इसको कैसे निकालते हैं ये भी आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहले इस में जो भी आपको मैं लिखा हूँ उसको नोट कर लो, फिर एक एक करके सब लोग करते जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में फोकस रहेगा कि इक्विवेलेंट वेट कैसे डिफाइन करते हैं, इसका कैलकुलेशन पहले आपको सिखाएंगे। ठीक है, फिर वैलेंसी फैक्टर एन फैक्टर का जो कैलकुलेशन होगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के लिए कैसे निकालते हैं ये आपको सिखाएंगे, और टाइम परमिट करेगा तो आपको एन फैक्टर यानी इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट एन आपके पास जो मोल कॉन्सेप्ट है उसको लिंक कैसे करेंगे उसको ही तो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों लोग इसको नोट कर लेना है, नोट हो जाए तो बस मुझे इन्फॉर्म कर देना है कि नोट हो चुका है, जल्दी से फास्ट। वंस आप नोट कर लो तो मुझे बस इन्फॉर्म कर देना है कि नोट हो चुका है, फास्ट बच्चों लोग। ठीक है, तो मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि आप नोट कर चुके होंगे, तो मूव करते हैं नेक्स्ट, हम लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट डिफाइन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का जो मदर डेफिनेशन दिया हुआ था, बेसिक यानी पहला जो डेफिनेशन दिया था वो हमको आपको सिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रखो चलो ओल्डर डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। तो ओल्डर डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो ये
डिफाइन ऐसे किया गया था कि अमाउंट ऑफ, जिसका भी आप इक्विवेलेंट वेट डिफाइन करना चाहते हो, जिसका भी आपको इक्विवेलेंट वेट पता करना होता है, ठीक है, तो बोला गया है अमाउंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which combine which combine, ठीक है, तो which combine with which combine with 1 mole of electron, ठीक है, या फिर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो 8 ग्राम ऑफ ओ मतलब ऑक्सीजन, ठीक, या फिर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक, या फिर 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक। तो आपका जो किसी भी सब्सटेंस का जो इक्विवेलेंट वेट होता है उसे डिफाइन कैसे किया गया है, उस सब्सटेंस का जो अमाउंट होता है वो कंबाइन, जितना अमाउंट 1 मोल इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करे या फिर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन करे और 1 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन करे और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन से कंबाइन करे, उस अमाउंट को डिफाइन किया गया है उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे फास्ट, चलो पहले। बच्चों से नोट कर लेना है और नोट कर लेते एक बार ओके कर देना है कि नोट हो चुका है। ठीक है, तो इसका जो कहीं के बुक्स में आप देखोगे कि ये जो है ना, ये वाला ज़्यादा लिखा रहता है, ये वाला तीनों, यानी 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, ये ज़्यादा मेंशन किया रहता है। 1 मोल जो इलेक्ट्रॉन है ना वो मेंशन नहीं रहता है, ठीक है, तो नॉर्मली मेंशन नहीं किया रहता है, लेकिन जबकि ज़्यादा फंडामेंटल जो है वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ज़्यादा फंडामेंटल होगा। क्यों होगा मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों लोग, देखो यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं एलिमेंट, तो एक कॉलम बनाते हैं एलिमेंट का, उसके बगल में लिखेंगे उसका मोलर मास लिख देंगे हम लोग, और देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन से कंबाइन कर रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स, उसके देखेंगे आपका उसका इक्विवेलेंट वेट। जैसे हमारे एलिमेंट अगर ओ लेते हैं, ठीक है, ओ का मोल मास कितना होता है, 16 होता है। अब ध्यान ना, नॉर्मली जब ओ अगर रिएक्ट करेगा तो ओ जो है खुद को, वो कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो ए बनता है ऑक्साइड -2। तो नॉर्मली जो ओ है वो जाता है O-2 में, क्या जाता है, O-2 में, ठीक है। तो आपका याद याद रखना कि इस प्रोसेस में अगर नॉर्मल इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे बोल दे रहे हैं इन्वॉल्व, इन्वॉल्व जो होगा इसका नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा,
तो दो मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा ऑक्साइड फॉर्मेशन में। तो आपका 16 ग्राम जो ऑक्सीजन है उसको 2 मोल से कंबाइन करता है। तो पर मोल इलेक्ट्रॉन से कितना वो कंबाइन करेगा? ठीक है, ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो 2 मोल के लिए कितना है? 16 है, तो 1 मोल के लिए कितना होगा? 8 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो पर मोल इलेक्ट्रॉन से जो कंबाइन करता है वही होता है इक्विवेलेंट वेट होता है। अगर हम एच का बात करते हैं बच्चों लोग, एच में क्या होता है? एच का मोल मास 1 होता है। अब एच या तो होगा एच प्लस हम बनेगा, या तो क्या बनता है? एच माइनस बनता है। तो दोनों केसेस में या तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व हो रहा है? 1 इन्वॉल्व होगा। तो 1 मोल से कितना ग्राम कंबाइन किया? 1 ग्राम कंबाइन किया। तो एच का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा इस केस में? ये हो जाएगा 1 ग्राम। बात समझ में आया? और बात करते हैं क्लोरीन का, तो इसका मोल मास कितना होता है? 35.5 ग्राम। तो क्लोरीन नॉर्मली क्या होता है? सी जाता है Cl माइनस में। इस प्रोसेस में कितना इलेक्ट्रॉन आपका कंज्यूम हो रहा है? तो 1 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हुआ। तो 1 मोल के लिए वेट कितना होगा जो कंबाइन करेगा क्लोरीन का? होगा 35.5 ग्राम। तो हो जाएगा 35.5 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ देखोगे इस प्रीवियस डेफिनेशन में यहाँ पे लिया हुआ था ना, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन या 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन या फिर 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। ये क्या है? तो ये नथिंग बट क्या है? ये आपका है इक्वलेंट वेट। ये 8 ग्राम क्या है? ओ का इक्वलेंट वेट है। 1 ग्राम क्या है? हाइड्रोजन का इक्वलेंट वेट है। और 35.5 ग्राम क्या है? ये क्लोरीन का इक्वलेंट वेट होता है। ये क्लोरीन का इक्वलेंट वेट होता है। ठीक है। तो ये जो टर्म्स हुआ है ना, 8 ग्राम, 1 ग्राम, 35.5 ग्राम, ये सब इनका इक्वलेंट वेट होता है। क्लियर रहेगा? चेक। तो एलिमेंट ओ एच सी एल आपका मोलर मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन्वॉल्व, ठीक है, एंड इक्वलेंट वेट। क्लियर रहेगा? अब ध्यान देंगे यहाँ पे, इसी में अगर बोला जाए आपसे कि अगर मानते हैं कि सलो हम लेते हैं ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का मोलर मास क्या होता है? होता है 80 ग्राम। और ब्रोमीन नॉर्मली कैसा आयन बनाएगा? तो बी आर रहता है बी आर माइनस में। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा? अब चलो ये हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितना ग्राम ऑफ ब्रोमीन कंबाइन किया? 80 ग्राम। तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा इस केस में 80 ग्राम हो जाएगा। अगर सल्फर रहेगा तो सल्फर का मोल मास होता है 32। नॉर्मली सल्फर जाता है सल्फाइड में, तो यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज होगा। दो कितने से कंबाइन करा? 32 से। तो पर मोल कितना कंबाइन करेगा? पर मोल कंबाइन करेगा 16 ग्राम से। ठीक है, तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। अब ध्यान देना, डेफिनेशन में क्या दिया हुआ था कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंबाइन विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन को बोला गया है इक्विवेलेंट वेट। तो सिंपली याद ना, कोई सब्सटेंस अगर ए है, क्या है? कोई सब्सटेंस अगर ए मान लेते हैं, तो ए का जो इक्विवेलेंट वेट होगा, इक्विवेलेंट ऑफ ए जो हो गया, ये उसको डिफाइन करते हैं जो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, या फिर 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, इनसे जो कंबाइन करे। तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, इनसे जो कंबाइन करे, ठीक है, इसको बोलते हैं इनका इक्विवेलेंट वेट। इसको बोलते हैं इनका इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, यानी
जो ए का इक्विवेलेंट वेट होगा वो इन सब से कंबाइन करेगा। बता दो ना, 8 ग्राम, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है क्या, तो ये है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ओ है। 1 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ये होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन होता है। और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन क्या है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन है। ठीक है, इसी में ऐड कर दो कि अमाउंट विच रीड विथ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको भी तुम ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखना कि इसे आप ये सब क्या कंक्लूड कर रहे हो कि किसी भी सब्सटेंस का जो इक्विवेलेंट वेट है वो दूसरे सब्सटेंस से कंबाइन कर रहा है तो उसके इक्विवेलेंट वेट से ही कंबाइन करेगा। ठीक है, तो इसे हम एक हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए का जो इक्विवेलेंट वेट होगा कंबाइन विथ इक्विवेलेंट वेट ऑफ अदर गिवन गिवन रेफरेंस। अब रेफरेंस के लिए आप ओ ले लो या सी ले लो या तो एच ले लो या तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले लो। तो बोला गया है कि अगर एक सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट है तो ये दूसरे सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट से ही कंबाइन करेगा। यानी दोनों का अमाउंट जो होगा जो कंबाइन करेगा तो दोनों इक्विवेलेंट वेट में ही कंबाइन करता है। यानी अगर ए का इक्विवेलेंट वेट कुछ है और बी का इक्विवेलेंट वेट है तो दोनों का इक्विवेलेंट वेट आपस में उस अमाउंट में ही कंबाइन करता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए यानी जो अननोन सब्सटेंस है या जो आपके पास सब्सटेंस है कंबाइन विद इक्विवेलेंट वेट ऑफ अदर गिवन रेफरेंसेस। ठीक, इतना क्लियर रहेगा। तो ये आपको नोट कर लेना है। क्लियर रहेगा, अब ये समझ में आ गया तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन के बाद हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा इसी में एक छोटा सा चीज और भी ऐड कर देना आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कर चुके होंगे तो मैं थोड़ा बहुत ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक टर्म था वैलेंसी, वैलेंसी या फिर एन फैक्टर। तो वैलेंसी एन फैक्टर में हम बता रहे हैं आपको कि जब भी आपके पास रहेगा मोनो एटॉमिक आयन, सिंगल एटम का आयन अगर आप निकाल पाओ, जैसे मान लेते हैं तुम्हारे पास है Fe+3, तो इस पे मोनोटोमिक आयन है, सिंगल एटम का आयन है। तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर एन फैक्टर होता है, इसका जो एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर हम बोलेंगे इक्वल टू होता है चार्ज। जो चार्ज आपको दिख रहा है उसको इक्वल कर देंगे आप। फॉर एग्जाम्पल Fe+3 का एन फैक्टर कितना हो जाएगा, तो एन फैक्टर को छोटा करने के लिए NF लिख दे रहे हैं, एक हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली अगर बात करते हैं मेरे पास दिया हुआ है सल्फाइड आयन S-2, इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मेरे पास दिया हुआ रहेगा चलो +3 सल्फाइड। ठीक है सल्फाइड एंड आपके पास क्या है एन फैक्टर जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगला रहेगा मान लेते हैं तुम्हारे पास ऐसा दिया रहेगा Fe2O3 मान लेते हैं। तो इसमें आप क्या करना है, इसमें अगर आप बोले मेरे को आयरन का एन फैक्टर पता करो, तो कैसे पता करोगे, तो बहुत सिंपल है। उसमें आयरन का चार्ज पता कर लो, तो Iron+3 स्टेट में है और O-2 स्टेट में है। ठीक, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वही इसका एन फैक्टर हो जाएगा। और O का चार्ज क्या है यहाँ पे -2, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो वैलेंसी एनफिटर का जो कैलकुलेशन है अगर मोनोटोमिक आयन दिया रहेगा तो आपको निकालना आपको समझ में आ चुका है। ठीक, और ध्यान दो ना, तो अगर आपको वैलेंसी एनफिटर पता होता है तो उस केस में हम इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट
उसके अगर आपको वैलेंसी एंड फैक्टर पता हो, उस केस में इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? ये होता है मोलर मास बाई एन फैक्टर का ये हो जाएगा उस केस में इक्विवेलेंट वेट। ठीक। यहाँ तक को दिक्कत है तो बताएंगे आप मेरे को। चलो, जो भी क्लास ज्वाइन है, यहाँ तक कुछ इश्यू हो तो बताएंगे, तो मैं रिपीट कर दूंगा। नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फटाफट अपना डाउट्स बताएंगे। किसी को डाउट है यहाँ तक में तो मैं वेट कर रहा हूँ। भाई चलो फटाफट रिस्पॉन्स करेंगे जो भी लाइव हैं। जल्दी से फास्ट बच्चों लोग जल्दी से बताएंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। देखो, एन फटर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? तो एन फटर का जो काम रहेगा ना, आपके ट्वेल्थ क्लास में जो चैप्टर्स इन्वॉल्व है उसमें रहेगा। क्लास 11 के चैप्टर्स में मोल कॉन्सेप्ट में ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं किया हुआ है, बट अब अगर आप अब डालोगे ना, रेडॉक्स चैप्टर पढ़ना है। ठीक है। तो रेडॉक्स चैप्टर में, ठीक है, तो रेडॉक्स चैप्टर में भी इसका एप्लीकेशन है। और क्लास 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, क्लास 12 में चैप्टर पढ़ने वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहाँ पे इसका यूजेज पड़ेगा। तो ये आपके बोर्ड्स में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपके कॉम्पिटिशन के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको कवर किया जा रहा है। तो यहाँ तक कोई भी इशू है तो पूछ लेंगे, मैं बताऊंगा। ठीक है। तो जो भी आपको प्रॉब्लम है बताना है आपको यहाँ तक में। ठीक है। तो यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी चलते हम लोग आगे आगे चल मूव करेंगे। ठीक है। चलो, ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको इशू नहीं है तो हम लोग आगे करेंगे। ठीक है। तो चलो कुछ क्वेश्चन देते हैं। उस क्वेश्चन का बनाओगे, यानी बेसिकली आपको पता करना है उनका इक्विवेलेंट वेट पता करना है। ठीक है। तो क्वेश्चन ये रहेगा, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ अंडरलाइंड एटम। तो फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ अंडरलाइंड एटम। तो फॉर एग्जांपल, एफईओ में एफई का कितना होगा? ठीक है। Fe2O3 में एफई का एक मिनट पता करना आपको। SO2 में एस का पता करना है। ठीक। SO3 में एस का पता करना है। ठीक है। अगर हम बात करेंगे FeS में Fe का पता करना है। ठीक। तो इन सब का जो अंडरलाइन एटम है उन सब का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो फटाफट बच्चों लोग से निकालेंगे फास्ट। तीन सारे का अंडरलाइन का आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट, जल्दी से फास्ट। जो भी अभी कॉन्सेप्ट समझाया उसको यूज करो और बनाओ। नहीं बना तो फिर मैं तो हूँ, मैं इसको बनाऊंगा ही आपके साथ। तो जो भी आपको समझ में आया उसका यूज करके इसको बनाना है आपको। ठीक है। तो बच्चों जल्दी फास्ट, मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूँ, उसको ट्राई करो।
इशू होगा तो मैं इसको बनाऊंगा। तो चलो रिस्पॉन्स करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन का आंसर क्या निकालते हैं हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन एफईओ में एफई का क्या होगा। इसमें तो इसको निकालने का दो तरीका रहेगा। दो तरीका क्या रहेगा, पहला जो है, इसमें एक ओ एटम कंबाइन कर रहा है एक एफई के साथ। अब एक एफई का एक ओ का मास कितना होता है 8 ग्राम। तो 8 ग्राम ऑफ ओ कंबाइन कर रहा है 56 ग्राम ऑफ आयरन के साथ। ठीक है, क्योंकि आयरन का मास होता है 56, तो एक आयरन का मास होगा 56। ठीक है, अरे यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसको आप थोड़ा हटाओगे। एक ओ का मास कितना होता है, एक ओ का मास होता है 16 ग्राम। कितना होता है 16 ग्राम। तो 16 ग्राम ऑफ ओ कंबाइन कर रहा है 56 ग्राम ऑफ एफी के साथ। तो इससे आप निकाल सकते हो कि 8 ग्राम ऑफ ओ कितने ग्राम एफी से कंबाइन करेगा। तो 56/2 कर दे यहाँ पे, ये हो जाएगा 28 ग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा 28 ग्राम। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट हम लोग क्या सीखे थे कि 8 ग्राम ओ से जितना अमाउंट कंबाइन करेगा वही होता है इक्विवेलेंट वेट। तो इस केस में आपका एफी का जो इक्विवेलेंट वेट होगा
वो कितना हो जाएगा, 28 ग्राम। यहाँ पे इक्वलेंट वेट जो होगा, ये हो जाएगा अंडरलाइन आइटम का 28 ग्राम हो जाएगा। एक तो तरीका ये है। सेकंड तरीका क्या हो सकता है, इसका ऑल्टरनेट मेथड क्या हो सकता है। इसका ऑल्टरनेट मेथड ये होगा कि आपके पास एफईओ में एफई पे चार्ज कितना है, तो एफई पे चार्ज +2 है। तो +2 है तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलते हैं, मोलर मास बाई एन फैक्टर। तो मोलर मास कितना होता है एफई का, 56 होता है, बाई 2 कर ले। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा इसमें, इस तरीके से 56/2 करके भी निकल सकता है। तो वी वैल्यू कितना होगा, तो वी वैल्यू कितना होगा, 28 ही रहेगा। अब जिससे भी निकालो आपका आंसर चेंज नहीं करेगा, आपका आंसर चेंज नहीं करेगा। ठीक है। तो आपका अप्रोच या तो अमाउंट ऑफ ओ से कितना कंबाइन किया है, अमाउंट ऑफ सीएल कितना कंबाइन किया उससे निकालोगे, या तो आप चार्ज निकालो, जिस भी एटम का निकालना आपको इक्वल वेट उसका चार्ज निकालो। उस चार्ज को बोलते हैं एन फैक्टर। तो मोलर में एन फैक्टर करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलो। तो चलो जल्दी से निकालेंगे फास्ट। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा ध्यान देना। जैसे Fe2O3 है तो उसमें क्या है, 3 ऑक्सीजन एटम है जो दो दो Fe से कंबाइन कर रहा है। तो 3 ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, चलो 3 3 × 16। और 2 Fe का मास कितना हो, 2 × 56। तो आपके पास दिया हुआ है, तो आपको देखना है कि बस 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कितना अमाउंट कंबाइन करेगा। तो यहाँ पे अगर हम 8 ग्राम ऑफ ओ करते हैं तो कंबाइन करेगा 2 × 56 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 3 × 16 × 8। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग फटाफट। ठीक है। आ, इसमें ए और ए मिलके कैंसिल करेगा सिस्टम को, तो आंसर हो जाएगा 56/3। तो इतना हो जाएगा इस केस में इक्वलेंट वेट ऑफ एफई। ठीक है। सिमिलरली अगर हम चार से निकालें तो चार देखोगे तो Fe2O3 में एफई का चार्ज कितना है, एफई का चार्ज +3 होगा। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, +3 बोल देंगे तो इसका
इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? तो 56/3। तो दोनों केस से आंसर क्या आ रहा है? सेम आएगा, आंसर वेरी नहीं करेगा। तो इक्विवेलेंट वेट इस केस में क्या होगा? आंसर हो जाएगा 56/3 ग्राम। बाकी तीन केस फटाफट निकालेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहीं डाउट हो तो बोलना, तो मैं सॉल्व कर दूंगा। नहीं तो हम लोग फिर मूव करेंगे एन फैक्टर पे। तो हम ना, आपका जो इस तरीके का डेफिनेशन है, देखना ना, इस इससे थोड़ा टाइम लग रहा है, इस इसका यूज करके थोड़ा टाइम लग रहा है चीज़ों से। लेकिन अगर हम इस तरीके से निकालें, वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर यूज करके हम निकालते हैं, तो फटाफट होगा। तो हम लोग का फोकस हुआ कि वैलेंसी या एन फैक्टर कैसे निकालें। तो वैलेंसी या फिर एन फैक्टर को पता चल जाए किसी भी चीज़ का, तो उस केस में इक्विवेलेंट वेट निकालने का सिंपल तरीका क्या है बच्चे लोग? मोलर मास बाई एन फैक्टर करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगला हमारा फोकस यही रहेगा इस क्वेश्चन को खत्म करने के बाद, कि एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर अलग अलग केसेस में कैसे पता करते हैं। तो सिंपल आपके वो मैं बता चुका हूँ कि मोनोटोमिक आयन वाले केस में सिंपली है, जो चार्ज है उसका एन फैक्टर होगा। तो वहाँ सब एक पहले केस का निकालना सीख गए। आगे सीखेंगे एसिड में, बेसिस में, सॉल्ट में वो कैसे एन फैक्टर हम पता करते हैं। ठीक है। और उसके बाद फर्दर हम लोग सीखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन में कैसे निकालना है। तो मे बी आज का जो क्लास होगा वो एन फैक्टर ऑफ एसिड बेसिस सॉल्ट में ही खत्म हो जाए। तो जो बचा खुचा एन फैक्टर का कॉन्सेप्ट रहेगा उसको नेक्स्ट क्लास में सीख लेंगे हम लोग। ठीक है। बच्चों फटाफट इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है मेरे को, जल्दी फास्ट। वो चलो यहाँ तक आप लोग समझ में आ चुका होगा मेरे हिसाब से। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं SO2 में, तो SO2 में कैसे इन्वर्टर पता करेंगे? तो सिंपली क्या करना आपको, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन शेयर पता कर लो। तो सल्फर पे चार्ज कितना आएगा? +4।
तो यही इसका एन फैक्टर हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो इस केस में इक्विवेलेंट सल्फर निकलेगा, मोलर मास ऑफ सल्फर बाय एन फैक्टर 4, तो ये हो जाएगा 8 ग्राम। ठीक। SO3 में इस पे इसका चार्ज कितना हो जाएगा? +6। ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे +6 निकलेगा। इसका इक्विवेलेंट इस केस में क्या निकलेगा? तो मोलर मास 32/6 हो जाएगा इस केस का इक्विवेलेंट। यहाँ IPS में Fe का चार्ज कितना हो रहा है? +2 होगा, तो एन फैक्टर कितना होगा? 2 हो जाएगा। तो इस केस में इक्विवेलेंट क्या निकलेगा Fe का? तो 56/2 कर देंगे। ठीक है, तो ये काम कर लेना है, क्लियर रहेगा। तो फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ अंडरलाइन एटम सोच सकते हैं हम लोग। ठीक। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ चला गया। और नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, चलो एन फैक्टर कैलकुलेशन। तो अगला टॉपिक रहेगा हमारा कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर एसिड के लिए, बेस के लिए, एन सॉल्ट के लिए। तो ये तीन पे हमारा पहला फोकस रहेगा कि इसका एन फैक्टर कैसे पता करेंगे। उसका लास्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है, और रिएक्शंस। अब रिएक्शन में कुछ होता है एसिड बेस रिएक्शन, और कुछ रिएक्शन होता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये दोनों को हमको सीखना है। ठीक है, तो पहले तो हमारा फोकस रहेगा एसिड बेस इन सॉल्ट में कैसे पता करेंगे। फिर टाइम परमिट रहेगा तो हम लोग मूव करेंगे रिएक्शन वाले टॉपिक पे। ठीक। अब एसिड का इन्वर्टर क्या होगा, ध्यान देना। एन फैक्टर ऑफ क्या होगा? एसिड। एन फैक्टर ऑफ एसिड, तो ये होता है, एन फैक्टर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H+। तो जितना आयोनाइजेबल H+ होगा वही होता है एन फैक्टर, वही होता है एन फैक्टर। तो नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H+ को यूं बोला गया है एन फैक्टर। ठीक है। ठीक है, तो एन फैक्टर ऑफ क्या होता है एसिड्स का? तो नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H+। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं HCl का, तो HCl का एन फैक्टर क्या होगा? इसमें कितना H+ निकलने वाला है? तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, HBr HI इन सब का क्या होगा? 1 1 ही होगा। बात समझ में आया? अगर हम बात करते हैं H2SO4, तो H2SO4 में अनएजेबल H+ कितना है? 2। इसमें 2 H+ बाहर निकलता है, इसको 2 बोल सकते हैं आप। H2SO3 का भी क्या होता है, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं अगर बात करते हैं इस एसिड का, जैसे H2CO3 है, तो इसमें अनएजेबल H+ कितना हो सकता है? 2 हो सकता है। एन फटर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो एसिड में बेसिकली क्या है, जो H+ निकल सकता है वही उसका एन फैक्टर होता है। ठीक। इसमें एक चीज याद रखना,
फॉस्फोरस का 3 एसिड होता है, ठीक है। इसमें टिपिकल केसेस में आप याद रखोगे कि फॉस्फोरस का 3 एसिड होता है। एक होता है H3PO4, एक होता है आपके पास H3PO3, और एक होता है H3PO2। H3PO4, H3PO3, H3PO2। तो इनका अगर स्ट्रक्चर देखोगे, इनका फिगर हम ड्रॉ करके आपको दिखा दे रहे हैं, तो इसका फिगर जो होता है ऐसा रहेगा। इसका फिगर कैसा होगा, चलो इसका फिगर ऐसा होगा। H3PO2 का फिगर कैसा होगा, तो इसका फिगर ऐसा होगा। अब ध्यान देंगे आप लोग, हम उसी एच को निकाल सकते हैं जो कि O से लिंक होता है या फिर हाइड्रोजन से लिंक होगा। तो यहाँ पे यहाँ पे कितना एच लिंक है जो O से जो बाहर निकल सकता है, तो यहाँ पे तीन एच है जो O से लिंक है, ठीक है। तो इसका इन्वर्टर क्या होता है, 3 होता है। यहाँ पे O से H कितना लिंक है, 2 H लिंक है, तो यही बाहर निकलेगा। जो P से लिंक H है ये बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। जो 20 H लिंक बाहर नहीं निकलेगा, तो आयनाइज करने के लिए कितना H होगा इसमें, 2। तो इसका इन्वर्टर 2 हो जाएगा, और इसका इन्वर्टर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही H है जो कि आयनाइज कर सकता है, तो इसका इन्वर्टर क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो एसिड में जो H O से लिंक है डायरेक्टली, उसको आप आयनाइज कर सकते हो, ठीक। जो H आपका P से लिंक है उसको आप आयनाइज नहीं कर सकते हो, तो उसको आपको काउंट नहीं करना। तो H3PO4 का इन्वर्टर 3 हो जाएगा, H3PO3 का इन्वर्टर क्या 2 हो जाएगा, H3PO2 का इन्वर्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली हम किस एच को आयनाइज कर सकते हैं, जो O से लिंक होता है या जो हाइड्रोजन से लिंक होता है। जैसे HCl, HBr, HI में यहाँ पे H लिंक है हाइड्रोजन से, तो इसको आप आयनाइज कर सकते हो, यानी ये आयंस में दे देगा, ठीक। इसको नोट कर लेंगे फर्स्ट, फिर मूव करेंगे लोग बेस का इन्वर्टर। ठीक है, तो ये हो गया एनफट ऑफ एसिड का कैलकुलेशन, समझ में आ गया आपको। बच्चों नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग एनफटा कैलकुलेशन फॉर बेसिस, ठीक है। ऑफ बेस ये होता है इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ आयोनाइजेबल ओ एच माइनस, यानी कितना ओ एच माइनस मिलने वाला है। तो फॉर एग्जाम्पल NaOH, KOH, RbOH, इन सब का इन्वर्टर क्या हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, ठीक। COH होल ट्वाइस इन्वर्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बेरियम हाइड्रोक्साइड इन्वर्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। इतना क्लियर रहेगा।
तो बेसिस में जितना ओएच निकल सकता है उसको इन्वर्टर उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर सिंपल था, ये सारे केसेस आप देख लो। ठीक, इसे नोट कर लेना है। फिर बच्चों हम लोग मूव करेंगे लोग सॉल्ट पे, जल्दी से फास्ट। ठीक है, तो हो जाएगा एन फैक्टर ऑफ बेस। क्लियर रहेगा। तो चलो एन फैक्टर बेसिस का समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट मूव करते हैं चलो हम लोग। एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट। ठीक है, एन फैक्टर कैलकुलेशन फॉर सॉल्ट। तो आपको पता बच्चों लोग, सॉल्ट बेसिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसमें क्या होता है, कडायन और आनायन का चार्ज इक्वल होता है। तो कडायन, कडायनिक चार्ज
इक्वल टू होता है अनानिक चार्ज। इससे सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट क्या होता है, तो एन फैक्टर बोला गया है, तो एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का एन फैक्टर होगा इधर टोटल अडायनिक चार्ज और टोटल अनायनिक चार्ज। क्या होगा, टोटल कटानिक या टोटल अनानिक चार्ज। ठीक है। हम्म। तो आधा टोटल कटानिक है, टोटल अनायनिक चार्ज, ये होता है आपका इनफैक्टर सॉल्ट का। ठीक। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इनफैक्टर मतलब टोटल कटानिक। इसका अब देखो, इसको क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास हम बोलते हैं कि मेरे पास NaCl का इन्वर्टर क्या होता है, NaCl में क्या होता है, Na प्लस है कटायन और Cl माइनस है अनायन, तो दोनों का चार्ज क्या होगा, वन वन ही होगा। तो इसका इन्वर्टर क्या होगा, वन हो जाएगा। ठीक। चलिए बात करता हूँ CaCl2 का। बोले CaCl का इन्वर्टर क्या होगा सॉल्ट का, इसमें कैल्शियम प्लस टू हो गया कटायनिक चार्ज, और अनायनिक चार्ज क्या होगा, Cl माइनस का दो Cl माइनस है, तो कटायन अनायन दोनों का चार्ज क्या, प्लस टू और माइनस टू है, तो इन्वर्टर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। बात समझ में आया। और ये दोनों समझ में आया तो आप बताएंगे एन फैक्टर ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस का एन फैक्टर क्या होगा, अमोनियम सल्फेट का एन फैक्टर क्या होगा। ठीक है। बेरियम फॉस्फेट का एन फैक्टर क्या होगा। ठीक। तो इन सब का एन फैक्टर को बताना है। ठीक है, जल्दी से फास्ट बच लोग निकालेंगे। साथ में अगर आपसे बोला जाए कि एक डबल सॉल्ट है KCl.MgCl2.6H2O, इसका एन फैक्टर निकालेंगे आप। ठीक। और क्या। ठीक है, तो एक हम इन सबका पहले करके बताएंगे फास्ट। अल्यूमिनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, बैरियम फॉस्फेट, इन सारे का इन्वर्टर निकालना है फास्ट बच्चों लोग। आपको मैं एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं सॉल्व करूँगा क्वेश्चन को।
तो बच्चों लोग ध्यान देना, बाकी क्वेश्चन खत्म करके मूव करेंगे हम लोग एनफट कैलकुलेशन फॉर एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे इस केस में आपके पास जो कनायन है क्या क्या है, अल्युमिनियम आयन होगा, कितना, दो अल्युमिनियम आयन होगा प्लस 3 स्टेट में, या फिर 3 सल्फेट होगा -2 स्टेट में। इनफिनिटी क्या हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा, आइदर कडानिक आइदर आयनिक चार्ज। अमोनियम सल्फेट में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसमें आयंस क्या है, तो दो अमोनियम आयन होगा या फिर एक सल्फेट आयन होगा। अल्टीमेटली कडानिक आयनिक चार्ज कितना हो रहा है, टोटल ये हो रहा है 2 हो रहा है, तो इनफिनिटी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग बैरियम फॉस्फेट का। तो बैरियम फॉस्फेट ध्यान देना, बैरियम फॉस्फेट में कडान क्या है, 3 बैरियम +2 होगा एंड 2 PO4 - 3 होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, एन फुटर क्या होगा इसके लिए 6। कडानी का एनाइक चार्ज का सम कितना हो रहा है, 6 हो रहा था, तो 6 बोल सकते हैं हम लोग। ठीक, तो बच्चों लोग ये था आपका सॉल्ट का एन कैसे निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रूव करते हैं चलो हम लोग एन फैक्टर फॉर एसिड बेस रिएक्शन। एन फैक्टर कैलकुलेशन फॉर एसिड एंड बेस रिएक्शन। ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर आपके पास दिया रहेगा ऐसा H2CO3 या H2SO4 एक एसिड है, ये रिएक्ट कर रहा है NOH के साथ, तो आपको देखना है रिएक्शन के बाद क्या बनेगा। तो रिएक्शन के बाद अगर अगर बोलेगा कि ऐसा बना हुआ है NaHSO4 बना हुआ है, ठीक है, तो उस केस में देखना, अगर हमको इसका एन फैक्टर पता करना है, एन फैक्टर, तो यहाँ पे देखोगे कि कितना एसिड इस रिएक्शन में रिएक्ट किया है। तो H2O4 में 2H+, उसमें एक H+ रिएक्ट किया है। ठीक है, तो इस केस में इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1। तो आपके सिस्टम से कितना H+ कंज्यूम हुआ है, वही उस केस में एसिड का हो जाएगा एन फैक्टर। अगर आपको दिया रहेगा नहीं, H2SO4 जो है अगर NO से रिएक्ट कर रहा है और फॉर्म कर रहा है सोडियम सल्फेट, तो आपको बस देखना है कि पोर्ट में कहाँ पहुंचा है। तो आप देखोगे पोर्ट में एक भी एच नहीं बचा है, इन दोनों एच रिप्लेस हो गया है, तो उस केस में इसका एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा 2। तो एसिड कितना H+ रिएक्ट किया है उस रिएक्शन में, वही वही उसका एन हो जाएगा। बात समझ में आया, इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन देंगे तो उसे आप फिर बनाएंगे फास्ट। तो एसिड का एन क्या होता है, रिएक्शन में बेस के साथ जितना H+ उसका रिएक्ट करेगा वही उसका क्या होता है, एन वही क्या होता है उसका एन। ठीक है, ठीक है,
नेक्स्ट मूव को तो चलो हम लोग आगे मूव करेंगे। आपको बताना है कि अगर H2CO3 कंबाइन करता है NH के साथ और फॉर्म करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके में इसका एन फैक्टर क्या लेंगे, यानी इस रिएक्शन में इसका एन फैक्टर क्या होगा। और अगर सोडियम कार्बोनेट अगर फॉर्म करता है सेम रिएक्शन में, तो उस केस में आपका H2CO3 का एन फैक्टर क्या होगा, ये बताना है। ठीक है, आपको ये बताना है कि अगर मान लेते हैं कि आपके पास H2SO3 है, ये सल्फ्यूरस एसिड है, कंबाइन करेगा NaOH के साथ, तो इस केस में NaHSO3 बन रहा है। ठीक, NaHSO3 बनेगा। ठीक है, तो इसमें इसका एन फैक्टर क्या होगा। ठीक है, जल्दी फास्ट, इसका एन फैक्टर निकाल के बताएंगे फास्ट में, चलो। ठीक है, तो चलो फटाफट बताते हैं, फिर हम क्लास वाइंड अप करेंगे बच्चों लोग। इस केस में ध्यान ना, जब भी आपको एसिड बेस रिएक्शन का देखना है, तो आप देखोगे हमेशा पॉट में यहाँ पे कितना एच निकला है, कार्बोनिक एसिड से एक एच निकला, तो इनफिनिटी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। यहाँ पे देखो कितना एच निकला, दो एच निकला, तो इनफिनिटी क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। और यहाँ पे इनफिट यहाँ पे कितना एच निकला, एक निकला, तो इनफिनिटी क्या हो जाएगा, उसके लिए वन हो जाएगा। ठीक, तो जब भी आपको देखना है एसिड बेस रिएक्शन का, तो सिंपली आप देखना कि पोर्ट में क्या फॉर्म कर रहा है, जितना एच यहाँ रिप्लेस हुआ वही इसका क्या होता है, एनफिटर होता है। तो ये था बच्चों लोग एनफिटर कैलकुलेशन फॉर डिफरेंट केसेस। तो हम लोग एसी बेस रिलेशन तक खत्म कर चुके हैं इन्वर्टर कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्लास में लोग सीखेंगे रेडॉक्स रिलेशन में इन्वर्टर का चेंज कैसे निकालते हैं, और फिर आपको इन्वर्टर को लिंक करके नॉर्मलिटी कैसे निकालते हैं, और मोल कॉन्सेप्ट के साथ रिलेशन क्या होगा इन्वर्टर का, और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का, इक्विवेलेंट वेट का, उसको हम लोग सीखेंगे। तो चलो ये था क्लास मेरे end से आज का। आपको क्लास कैसा लगा फीडबैक दे देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग, आई थिंक मेरा क्लास कल होगा, तो कल बाकी टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बच्चों लोग, मेरे एंड से मैं सेशन को मैं म्यूट कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो सर आएंगे उसको आप क्लास को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर द ज्वाइन द क्लास। आप लोग एक ब्रेक ले लो। ठीक है, ठीक है बच्चों लोग, मैं सेशन को म्यूट कर रहा हूँ मेरे एंड से।